नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि 22 से 30 मार्च तक नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसी क्रम में हर जिले में देवी उपासना के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सांस्कृतिक विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए हैं। संस्कृति विभाग के सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री का मानना है कि उत्तराखंड के संस्कारों में देवी स्तुति का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखंड की कुल देवी नंदा देवी हमारी आस्था ही नहीं, हमारे समाज में नारी शक्ति की महत्ता को भी परिलक्षित करती है। सचिव ने बताया कि इसी क्रम में सीएम धामी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में देवी उपासना के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इसमें महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। ये आयोजन जिलों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित होने वाली समितियों के माध्यम से किया जाएगा। सचिव सेमवाल ने बताया कि आयोजन स्थल के आसपास सफाई, प्रकाश ध्वनि व अन्य व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से सुनिश्चित की जाए। इस काम के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए की राशि सांस्कृतिक विभाग की ओर से दी जाए। उत्तराखंड में आगामी 28 से 30 मार्च के बीच रामनगर में G20 की पहली बैठक होगी, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि यह बैठक हमारे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। पहले दिन को राउंड टेबल मीटिंग होगी, जिसमें 70 विदेशी और 30 भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। अट्ठाईस तारीख और 28, 29 और 30 3 दिन ये बैठक हमारी G20 की रामनगर में आयोजित होने जा रही है। उसको लेकर आज मैंने यहाँ पर समीक्षा की है। इस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी अधिकारियों के साथ आज बैठकर सड़क मार्ग की व्यवस्था है, बिजली, पानी और आने जाने का जो भी रुकने का, इन सभी पर किस प्रकार से काम हुआ है उसकी सब जानकारी ली है। सभी तैयारियां चल रही हैं। वृक्षारोपण भी हो रहा है, शहर भी नए तरीके से जगह जगह पर सजाया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है, सड़कों को पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है। सारे काम हो रहे हैं, सारी तैयारियां चल रही हैं और अच्छी बैठक होगी। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में 3 बैठकें हमको मिली हैं और पहली बैठक जो हमारी राउंड द टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो रामनगर में आयोजित होगी, जिसमें PSA लेवल के लोग संपूर्ण G20 के भाग लेंगे। हम सभी का स्वागत। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याओं को सुना। खटीमा में सुबह भ्रमण के दौरान स्थानीय जनता से संवाद किया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान हेतु आश्वासित किया। इसके साथ ही सीएम ने जनता से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी प्राप्त किया और जनता से बारिश में हुए नुकसान के मुआवजे का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर नगर पहुंचे। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री द्वारा टनकपुर के श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम खाटू श्याम बाबा के मंदिर में माथा टेका, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने टनकपुर से राजस्थान के लिए श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर शुभारंभ किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री टनकपुर में आयोजित हो रहे आजीविका सरस मेला स्थल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय समाजसेवियों और पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। टनकपुर
में आयोजित किए जा रहे आजीविका सरस मेले में देश के 11 विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह द्वारा लगभग 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के स्तर से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने का काम भी किया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिससे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। 23 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून में आयोजित कर रहे हैं और जो जनपद मुख्यालय है वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जो विधानसभा हैं और जो ब्लॉक स्तर वहाँ पर भी बहुउद्देशीय शिविर और जो चिकित्सा शिविर हैं जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी, दवाओं का वितरण किया जाएगा, वो फिर ब्लॉक और विधानसभाओं में भी होंगे। तो पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम जनसेवा के रूप में मनाया जाएगा। उत्तराखंड के कारागारों में निर्धारित संख्या से अधिक कैदियों की संख्या है। इससे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए अब प्रदेश में नए जेलों के निर्माण की कवायद भी की जा रही है। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जेल मैनुअल में संशोधन के लिए अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी वर्तमान में उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश का जेल मैनुअल लागू है, जो 1960 का है। केंद्र सरकार ने 2016 में सभी राज्यों को जेल मैनुअल का एक ड्राफ्ट भेजा था। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस ड्राफ्ट पर कार्य करने के बाद कुछ जरूरी संशोधनों के साथ कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाकर उसे पास किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में जो यूपी का जेल मैनुअल था वही अडॉप्ट किया गया था और वो 1960s का मैनुअल है, वही चल रहा था। अभी फ़िलहाल 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिजन मैनुअल सभी स्टेट्स को सर्कुलेट किया था। हमारी स्टेट भी उसी पर कार्य कर रही थी। कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ हम लोग नया ड्राफ्ट मैनुअल तैयार कर रहे हैं, जो जल्द ही तैयार होगा और होपफुली हम उसको अगली कैबिनेट की बैठक में पुट अप कर सकेंगे। देखिए, ओवर क्राउडिंग हमारी जेल्स की है। डेफिनेटली हमारी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है और ज़्यादा प्रिजनर्स और इनमेट्स हमारे पास हैं। इसको देखते हुए हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जेलों को बढ़ाने का जो हमारा प्रस्ताव है, नई जेलें बनाने का, उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रिजनर्स जेल में हैं जिनको प्री मैच्योर रिलीज़ किया जा सकता है, तो नियमावली में संशोधन करके और उसके साथ इन प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए भी कंसिडर किया जा। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के गोलापार स्थित बागजाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समिति के पदाधिकारी ने एक बैठक का आयोजन किया। आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति के संरक्षण यशपाल आर्य ने की। वहीं बैठक में आगामी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह धूमधाम से मनाने पर चर्चा की गई। वहीं हल्द्वानी के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम से पूर्व समिति द्वारा 9 अप्रैल को बाइक रैली संपूर्ण हल्द्वानी शहर में निकाली जाएगी। माननीय यशपाल आर्य जी के आवास पर पूरे बागजाला क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करके यहाँ पर एक विशाल आयोजन किया गया और उसमें 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को कैसे मनाया जाएगा करके चर्चा की गई और उसमें बागजाला क्षेत्र से 2-3 झांकियाँ आएंगी और पूरे क्षेत्र के लोगों को हल्द्वानी मुख्य कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया गया और 14 अप्रैल को भव्य बनाने के लिए सब ने तहे दिल से प्रतिबद्धता जाहिर की। हमारा 9 तारीख को प्रातः बच्चों की निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता होगी। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ के मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी वजह से आज पूरे भारतवर्ष को एक संविधान मिला और जो हम लोग हल्द्वानी में पिछले कई वर्षों से
इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं और इस बार हमारे टीचर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी पिछले 3 वर्षों से दी गई है। तो इसमें सभी लोग जितने भी सरकारी हैं, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं और एनजीओ के लोग हैं और तमाम हमारे जो युवा साथी हैं, हमारी बहनें हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने चलो गांव की ओर एक ये अभियान चला है बाबा साहब के नाम से, जगह जगह जाकर के हम लोग बाबा साहब के नाम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और संविधान को जो समझने वाले लोग हैं उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ला करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को संविधान के प्रति जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। और अभी बाइक रैली का भी कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद जो 14 अप्रैल को कार्यक्रम होगा वो 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का एक कार्यक्रम होता है, भव्य कार्यक्रम होता है, जिसमें तमाम बड़े बड़े अफसर और अधिकारी और आम जनता के लोग आते हैं। उन लोगों को कुछ मेडल्स दिए जाते हैं और कुछ उन लोगों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जिससे कि उनको भविष्य में आगे जाकर के कुछ लाभ मिले। हमारे गोलापार क्षेत्र की रूपरेखा आपको बता दी है। 9 अप्रैल को हमारा जो बाइक का जो रैली है उसका विषय संविधान सम्मान रैली हमने उसका रखा गया है, जिसके द्वारा हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्गों को जो अपने अधिकार हैं उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो और जो समाज का दबा कुचला व्यक्ति है अपने अधिकारों को पहचाने और लड़े, जिसके लिए बाबा साहब ने अपने मरने तक ये काम को अंजाम दिया। हम ये चाहते हैं कि जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम है ये सिर्फ बाबा साहब की जयंती नहीं है, ये एक उन समाज के लिए दर्द है जो समाज। उत्तराखंड में 2023 में होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम चुनाव में अपनी मजबूत पैठ बिठाने के लिए लगातार बीजेपी के पदाधिकारी द्वारा बैठक की जा रही है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर महानगर द्वारा लगातार तैयारियां जारी है। इसके साथ ही बीजेपी पदाधिकारी आम जनता से जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जुड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो 2023 में नगर निगम चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव, तो मेरा कहना है कि युवा मोर्चा कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ और संगठन के साथ खड़ा रहेगा और प्रत्येक वार्ड में 100 के 100 वार्डों में युवा मोर्चा जाएगा और नगर निगम चुनाव में जाहिर सी बात है कि हम जीत के आएंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम चुनाव में अपनी मजबूत पैठ बिठाने के लिए लगातार बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा बैठक की जा रही है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर महानगर द्वारा लगातार तैयारियां जारी है। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस के द्वारा यूजर चार्ज के विरुद्ध में नगर निगम का घेराव किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने बताया कि आज हमने यूजर चार्ज के विरोध में नगर निगम का घेराव किया है और हमने रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल और विजयनाथ शुक्ला से मुलाकात कर यूजर चार्ज का विरोध किया। सचिन गुप्ता ने कहा कि यूजर चार्ज के नाम पर नगर निगम लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। सचिन गुप्ता ने कहा कि अगर नगर निगम रुड़की वासियों को सुविधा दे रहा है तो उनका पैसा क्या नगर वासियों से वसूल किया जाएगा। वहीं रुड़की नगर निगम अधिकारी विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि सुविधाएं नगर निगम द्वारा लगातार जारी है। अभी कुछ खामियां हैं, इनकी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन खामियों को जल्दी दूर करने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो लेके हमने एमएनए नगर निगम का घेराव किया था। हमने आज एमएनए साहब से खुल के वार्ता करी। हमने ही नहीं, पूरे रुड़की नगर वासियों ने, उसमें मेडिकल एसोसिएशन, मेन बाजार, अपना जो है अनाज मंडी, सभी लोग थे। सब ने उनसे बहुत जोर शोर से सारे सवालों के जवाब मांगे। तो एमएनए साहब ने इस बात की हामी भरी है कि जब तक हम सुविधाएं नहीं देते तब तक कोई यूजर चार्ज हम नहीं वसूलेंगे। जब तक कूड़े का पूरी तरह निस्तारण, शहर से जल भराव का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। चार्ज जो इन्होंने लगाया था वो इस बात का लगाया था कि कूड़े का निस्तारण, ये लोगों को घरों से, लोगों की दुकानों के बाहर
बाहर से कूड़ा उठाएंगे और लोगों के घरों के बाहर और जो दुकानें हैं उनके बाहर की साफ सफाई का रख रखाव रखेंगे, उस बात का था। जबकि आप देख सकते हैं रुड़की की कोई सड़क ऐसी नहीं जो मतलब जहाँ पे रख रखाव रखा गया हो, जहाँ की नालियाँ ना बनी पड़ी हो या नालियों में कूड़ा ना हो, घरों में से लोग कूड़ा उठाते नहीं है बिल्कुल भी। तो उसी का निस्तारण करने के लिए पहले ये सारी सुविधाएं देंगे, तब उसके बाद देखा जाएगा। अभी संख्या में लोग एकत्र हुए थे जिनमें उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जब तक सुविधाएं हमें पूरी नहीं मिलती तब तक हम यूज़र चार्ज नहीं देंगे। उस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सुविधाएं लगातार नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। कमियां हैं, इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, कमियां हैं और उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में नगर निगम क्षेत्र में 15 गाड़ियां बढ़ाई हैं, लोगों को बढ़ाया जा रहा है और सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है कि अगले 2 दिन में। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। एलोपैथी को लेकर अक्सर विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, इस बार योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर विवादित बयान दिया है। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में चल रहे आयुर्वेद सेमिनार में स्वामी बाबा रामदेव ने कहा कि जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों के हरिद्वार के ऋषिकुल मल्टीनेशनल कंपनियों का हमारे द्वारा शीर्षासन कराया गया है, उसी तरह एलोपैथी को भी जमीन में हम इतना गहरा गाड़ देंगे कि कई दिनों तक एलोपैथी और साफ नहीं आए। अभी हम तो खाली हमको पूज्य आचार्य जी ने बोला कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इतने संघ के इतने महापुरुष तपस्वी आ रहे हैं, तो हम तो आप सबको आदर और गौरव देने के लिए आए थे। और इधर प्रेम जी बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं, एक बार इनके लिए भी अभिनंदन। तो बच्चों, बस अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, अपने काम पर पूरा फोकस करो। लोग कहते हैं आयुर्वेद का भविष्य क्या है? आयुर्वेद का वर्तमान और भविष्य तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव खड़ा हुआ है। और मैंने ठान रखा, जैसे हमने एमएनसी का शीर्षासन कराया है, एलोपैथी को भी धरती में इतना गहरा गाड़ेंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस ना आए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में थोड़ा बहुत किसी को प्रयोग करना हो, 2-4 यहाँ भी एलोपैथी के कोई डॉक्टर बैठे हो तो नाराज मत होना, आप भी हमारे पाले में आ जाना। हमारा दिल बहुत बड़ा है। बाकी एलोपैथी में सर्दी जुकाम से लेकर के कफ कोल्ड से लेकर के भी कोई छोटा सा नए नए नाम रख दे, S3N2। अरे S3N2 तो है, तेरे पास दवा क्या है बावड़ी, ये बता। इनके पास में कोई दवाई नहीं है, न सर्दी की, न जुकाम की, न बुखार की। कोरोना बीत गया, अब तक दवा नहीं बना पाए, उसकी भी पहली दवाई हमने बनाई। इनके पास में बीपी की कोई दवाई नहीं, इनके पास शुगर की कोई दवाई नहीं। ये शुगर को क्या करते हैं, या तो अंदर आर्टिफिशियल वो इंसुलिन डाल देंगे, या जो है वो शुगर की ऐसी दवाई देंगे जो ब्लड में शुगर है उसको किडनी से ज्यादा पास आउट कराते। शुगर तो ठीक होती नहीं, किडनी का और बैठा देते हैं। न शुगर की दवा, न बीपी की दवा, न कोलेस्ट्रॉल की दवा। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई लेते, पूरे लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल को गड़बड़ कर देते। आदमी की लाइफ प्रोफाइल गड़बड़ घूमता रहे। ये तो फाइजर कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी है, वो उसकी भी आप दवाई लेकर के देखो, उस पर लिखा हुआ है इससे तुम्हें फैटी लिवर हो सकता है। 25% लोगों को फैटी लिवर हुआ तो एलोपैथी ने किया है। आज लोगों की किडनी फेल है तो यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी माफियाओं और तमाम घोटालों के आरोपियों की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड के बहुचर्चित UKSSC परीक्षा घोटाले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की हरिद्वार में स्थित लाखों की जमीन कुर्क की गई। इस पूरे मामले की जांच STF देहरादून ने की थी, जिसमें UKSSC परीक्षा का मुख्य आरोपी हाकम सिंह STF द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।
एसटीएफ की पूरी कार्रवाई के बाद डीएम हरिद्वार ने हाकम सिंह की हरिद्वार के ज्वालापुर में स्थित 155 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को कुर्क करने के आदेश देते हुए हरिद्वार की तहसीलदार रेखा आर्य को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया। डीएम के आदेश के बाद सोमवार को जिला प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंची तहसीलदार रेखा आर्य ने हाकम सिंह की इन दोनों जमीनों पर हो रहे आलीशान निर्माण को कुर्क करने की कार्रवाई की। ये जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा 16 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था। अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वाहन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें हाकम सिंह जी की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ज्वालापुर के अंतर्गत है, खसरा नंबर 805, उसको कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है तहसीलदार हरिद्वार को। उसी में हमने ये कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की? कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर किस क्षेत्र में ये प्रॉपर्टी है? ये ज्वालापुर में है, बाहर अदूद के अंतर्गत ये खसरा नंबर 805 में है, जिसमें वर्णित संपत्ति 2 बेनामों के आधार पर है, 78.16 वर्ग मीटर और 78.16 वर्ग मीटर। उस पर हमने यहाँ पर इनकी जो अनकंस्ट्रक्ट एरिया बना हुआ है जितना भी, उसमें ये कुर्क कर ली गई है। क्या नाम है मैडम इनका, जिनकी ये संपत्ति है, जिनके नाम रजिस्ट्री है इसकी? ये रजिस्ट्री है जी। राज्य सरकार के बजट को लेकर आज हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में पूर्व सांसद बलराज पासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलराज पासी ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही सड़कों की स्थिति में भी जल्द सुधार आएगा। आने वाले समय में पर्यटन को लेकर भी नई संभावनाएं तलाश की जाएंगी। किसानों और युवाओं के लिए भी बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा पलायन रोकने के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस बजट से सभी वर्गों को बेहद लाभ देगा। वहीं आगामी 23 मार्च को धामी सरकार के 1 साल पूरा होने को बलराज पीसी ने ऐतिहासिक बताया। बलराज पासी ने कहा कि इस 1 साल में धामी सरकार ने पिछली सरकार के उनके कार्यकाल में जो भी घोषणाएं की थी उनको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए हैं। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में जो भी बजट पेश किया गया है, इस बजट में विशेष रूप से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे उद्यान का क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों में जो है पर्याप्त जो है वो धन दिया गया है। और एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, किसानों का भी, युवाओं का भी, मेडिकल क्षेत्र में भी सभी का ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक बजट है। मेरे साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।